9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोल लें। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल छत्तीसगढ़ टीम, नीता मैम, ममता मैम, थैंक यू। टुगेदर वी आर ग्रोइंग। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगता है, मंडे का सबको वेट रहता है। मुझे भी इंतजार रहता है, लगता है बहुत दिन हो गए। इस बार ऐसा लग रहा है मंडे बहुत लेट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, मोस्ट वेलकम। हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ये अर्चना जी, अनम्यूट करिए अपने को। नमस्ते नीता मैम, नमस्ते जस्सी मैम। जी नमस्ते। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था, थैंक यू सो मच मैम। मैम थैंक यू। मेडिटेशन में मेरे को एक चीज दिमाग में आया कि 11 तारीख को 25 सर का बर्थडे है और उस दिन से मैं अपनी सोसाइटी में मेडिटेशन सिखाना शुरू करना चाह रही हूँ। वाओ, वंडरफुल, गो अहेड मैडम। वेरी गुड अर्चना जी। लेकिन मैम गाइड मी प्लीज कि स्टार्टिंग कैसे करूंगी, शुरुआत उनको कैसे शुरू कराऊंगी? कैसे शुरू? हाथ क्रॉस करो, पैर क्रॉस करो, आंखें बंद करो। हाँ यस मैम, ये तो समझ में आया। जैसे उनको कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे आप लोग देते हो, तो मेरे दिमाग में आया कि आनापानासती का जो आपने मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन एक व्हाट्सएप किया था, उस म्यूजिक से शुरू कराऊं। हाँ जी, वीडियो भी दिखा सकते हैं, स्पिरिचुअल रियलिटी का पार्ट 1। नीता मैडम है ना, आपको सब बताएंगी कैसे करना है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक आज यू। मुझे आप बहुत अच्छा कहाँ लग पर रहा है। हैं? मैं कहाँ से ग्रेटर हैं? नोएडा में हूँ, ग्रेटर नोएडा में प्रज्ञा दी के साथ ही हूँ मैं। बस तो फिर क्या है, प्रज्ञा जी तो सब जानती हैं। लेकिन दीदी जहाँ रह रही है वहां से थोड़ा मैं मतलब 5 किलोमीटर और पीछे हूँ। देखो, एक ही एक बात है, ट्रस्ट योरसेल्फ यस एंड मैम। ट्रस्ट द डिवाइन। बस यस आंखें बंद करो और यस बस मैम। एक ही बात रखो कि जो मुझसे मास्टर कराना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। ओके आप खुद हैरान हो जाओगे कि आप क्या कर गए हो। मैम। पीछे 3 डेज से ना मेरे को ये माइंड में आ रहा है, और एक दो जो लोगों को मैंने जूम सेशन में ऐड कराया है वो लोग बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे कोच हो, आप कराओ। तो मैं बस बोली कि और क्या चाहिए। तो मैं बोली कि ऐसा तो मुझे फील नहीं होता, लेकिन आप लोग कहते हो तो चलो अच्छी बात है, मैं कराने का पूरा कोशिश करूंगी। अभी मेरे को मेडिटेशन में ये दिमाग में पूरा मेडिटेशन में यही चलता रहा कि बस स्टार्ट करो स्टार्ट करो। बस तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और पत्री सर आ रहे हैं और 14 तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम है, वन मीडिया नेटवर्क जो हमारा ऑफिस है ग्रीन पार्क में, उसका इनॉग्रेशन है और लंच भी है वहां पर। तो आप मुझे या प्रज्ञा मैम से ले लेना डिटेल, या मुझे अपना नंबर आप भेज दोगे तो मैं आपको भी डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगी। तो जो भी पत्री सर से मिलना चाहते हैं, सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू यू जी, मैम। थैंक यू मैडम। गो अहेड, नोएडा थैंक यू जिंदाबाद। मैम, थैंक यू सो मच मैम। कब तक के 25 सर दिल्ली में? 13 दोपहर को आएंगे, 14 और 15 को जाएंगे। अच्छा, आपका 17 को सेशन है मैम, अगले मंडे 17 है ना? मतलब हम आप ही से ओपनिंग करेंगे दिवाली के 5 दिन की छुट्टी के बाद, आप ही से ओपनिंग। वाह। हाँ, तो उस दिन आप ट्यूसडे है चाहते हो, हाँ? आप चाहते हो जो मैंने पत्री सर से भर के लिया होगा वो फटाफट छत्तीसगढ़ में उड़ेल दूं। क्या पहचाने आपने, वेरी गुड, थैंक यू।
एक दिन का भी बीच में गैप नहीं आना नहीं, चाहिए, नहीं, बस सब कुछ कहीं कहीं गुजरात में ले जाए। हाँ वही ना, तो फटाफट। और देखो आपकी इंटेंशन से गुजरात का सेशन मंडे की जगह ट्यूसडे हो गया। पर उस दिन ट्यूसडे है मैम, मैं आपको बता दूं 17 को ट्यूसडे है। हाँ तो 16 को मैं तो नहीं आप करना चाह रही हूँ कि दिवाली के 2 दिन बाद। आपसे मैं फोन में बात कर लूंगी, चलिए। चलो ठीक है, ठीक है, है ना? ठीक है जी, तो ठीक है, शारदा ठीक जी है। आप अनम्यूट करिए। आज बहुत खुशी हुई है कि कम से कम एक मैडम ने ये बिल्कुल, मन में सोचा है कि मैं ग्रेटर नोएडा में करूंगी, तो हम सब आपके लिए जोरदार से क्लैप्स करते हैं बिल्कुल, मैडम। बिल्कुल। हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। यस शारदा जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। ओके सॉरी। अरे सब मैं मॉर्निंग ही है, सब इवनिंग ही है। नहीं, मैं इधर यूएस से कनेक्ट करा है, मैं इधर आई हूँ अपनी लड़की के पास, तो इधर गुड मॉर्निंग ही थी, इधर से मैंने हाँ गुड कोई, मॉर्निंग की तरह। इसीलिए ये मॉर्निंग इवनिंग हमारे लिए है, ब्रह्मांड में सब जगह एक ही है। आपके सेशन की बहुत वेट रहती है, सच में मैं तो बहुत ही फैन हूँ। और आज का आपका ये मेडिटेशन भी बहुत लाइट एंड सॉफ्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। और 11 तारीख का क्या प्रोग्राम है मैडम? अभी वो सबको पता चल जाएगा, अभी हमारे पास प्रोग्राम आया नहीं है, बट जहां तक लग रहा है कि पूरे दिन का प्रोग्राम रहेगा। वो बैंगलोर पिरामिड वैली से टेलीकास्ट होगा। तो हमारे पास लिंक आएगी उसकी, सारा हाँ दिन हाँ, चलेगा? सारी सबके रहेंगी पास। शारदा जी, आप मत घबराइए। पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे, छत्तीसगढ़ के बर्थडे की लिंक्स और अपडेट। यस। अच्छा, दिवाली के ऊपर कोई ऑफ का, आपकी कोई दिन ऐसे वो तो नहीं है ऑफ मेरे से सेशन पूछ को? रहे हैं शारदा जी। हाँ हाँ आप जी, ही हाँ जी, कहे। दिवाली पे कोई ऑफ तो नहीं है ना? 5 दिन डेली है? मुझे भी भौतिक प्रपंच को अच्छे से निभाने दीजिए, है ना? पति सर बोलते हैं बैलेंसिंग, तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। 5 दिन सेलिब्रेट करूंगी तो ऑफ रहेगा, है ना? तो जितनी अच्छा, है ना, हाँ के ठीक है। ध्यान छत्तीसगढ़ की रिकॉर्डेड मस्त आराम से देखना। जस्सी मैम का 5 दिन देखना रिकॉर्डेड, पुराने वाले सब देखना। ओके ओके 5 दिन मतलब कब से शुरू है आपका ये ऑफ? धनतेरस से 16 तक, है ना? 17 से फिर ओके स्टार्ट होगा। आप वहां सबको ध्यान ओके सिखाओ ओके 5 दिन। हम्म। हाँ बिल्कुल। प्रज्ञा जी। तो मैं क्वारंटीन में ही हूँ, थोड़ा बाहर आके फिर करते ठीक है जी, हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ पिंकी जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, अपन लोग आज बहुत वो कर हेलो रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम, गुड बहुत अच्छा इवनिंग, ध्यान गुड लगा मैम, जैसी मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। आप मैम बताइए। से ध्यान करते करते मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब शुरू में ध्यान नहीं लगता था, लेकिन ऐसा हो गया जब लास्ट सेशन में जब बोलते हैं ना, जैसे मास्टर की अब ध्यान कंप्लीट हो गया है 10 9 8 7 6, लेकिन उठने का मन नहीं करता। नहीं मन करता तो आंखें बंद करके बैठे रहो, जितनी जब देर भी बैठा मैं ऐसे जाता बैठती है। हूँ लास्ट में उठने का, हाँ हाँ, जब भी नहीं मन हाँ करता तो ऐसे मत लास्ट में उठो, होता है मैम। तो मत उठो। धीरे धीरे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा ध्यान हाँ लग जाता है। कोई बात नहीं, आंखें अभी बंद करके ही सुना करो पिंकी। आंखें बंद करके सुनते रहो। ओके। आंखें मत खोलो, ऐसा तो लगता नहीं है, लगे तो फिर जितनी देर लगे मजे लो। यस मैम, श्योर। प्रज्ञा जी भी हाँ, हैंड थैंक यू रेस। सो मच मैम। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कितनी मधुर वाणी सुन रहे हैं मौन के बाद। नहीं, कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मतलब आज मैं बोल पा रही हूँ। कल तो सच में जब मौन खोला, बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी जैसे मैं गुफा में से निकल के आई हूँ। 23वां दिन था, बिल्कुल ऐसा लगा, जबकि थी मैं घर में ही, घर के काम चल रही थी, लेकिन कल महसूस हुआ शायद मैं घर में नहीं थी। बिल्कुल वो फीलिंग थी। और मुझे मेरा मकसद भी पता चल गया कि मुझे क्या करना है। मेरे ध्यान में मुझे वर्ड आ गया, दिखाया मुझे कि मुझे सर्विस करनी है और गरीब लोगों को मेडिटेशन सिखाना है। तो मैंने टीम तैयार कर ली, अपने सिखाने वालों को, काम वालों को जोड़ना शुरू कर दिया। फोन पे तो लोग कर ही रहे हैं। और कनाडा में मैंने बेटे को 21 जो डेज की चल रही है ना हमारी, उससे जोड़ा हुआ है, वो कर रहा है लगातार। और इतना एक्साइटेड है, कहता है माँ आप कनाडा में आ जाओ, हम दोनों तूफान मचा देंगे यहाँ पर। इतना एक्साइटेड है, वो तो उड़ा फिर रहा है। इतनी अच्छी जाने लगी। शुरू में बिल्कुल अचानक से आया ना वो, पहले क्योंकि बुक्स तो पढ़ता ही था, योगानंदा जी बहुत पहले पढ़ चुका था। और 11 साल पहले वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाने वाला मेरा बेटा है छोटा, जिसने मुझे डायमेंशंस क्या होते हैं, बाबा जी में अवतार कौन, इन सब के बारे में बताया करता था तब पहले से ही। और
देखता था। फिर जैसे बच्चा वो तो शांत पड़ गया, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ मिल गया, तो मुझे नॉलेज मिल रही थी, तो मैं तो अब बबली हो रही थी बिल्कुल, कहाँ उड़ेलू, इतना कुछ मिल रहा था ध्यान में, मुझे इतना कुछ मिला, इतना आनंद आ रहा, हर दिन नया अनुभव। बाबा जी अवतार जी भी आए, उन्होंने मुझे कलर्स के बारे में और लाइट कैसी कैसी होती है वो सब पहले दिखा गए, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब। तो मैं भी उसको भी बताती थी। और एक दिन मेडिटेशन मेरा मौन था, मुझे आ गया कि ये सुकृत ना प्रोग्रेस कर रहा है, अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेडिटेशन के बीच में थी मैं। अगले दिन बाबा जी अवतार जब आए, तब उन्होंने मुझे दिखा दिया कि उसकी बॉडी में 60% येलो कलर भर चुका है, वो यूं खड़ा हुआ है। तो मुझे लगा, तब मैंने उसको आधे घंटे के लिए उधर बैठाया हुआ था कि तुम छोड़ोगे नहीं, करोगे। तो फिर मैंने जैसे मेरा मौन टूटा, तब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे था तुम्हारा, मुझे बाबा ने दिखाया, तुम वो करना मत। और वास्तव में उसने एकदम आधे घंटे से एकदम 1 घंटे पर आया, और बाई चांस इसको 21 की जो दिन का जो चल रहा है ना, वो भी मिल गया। तो अब उसको इतना अच्छा लग रहा है, मैं कह रही हूँ आज की भी जो उसके एक्सपीरियंस थे, मतलब ऐसे उछल के बता रहा है, वो तुरंत खत्म होती है क्लास, फ्रेंड्स को बताना शुरू, वो आगे इसने प्रचार शुरू कर दिया है फोन पे। कहता माँ जल्दी से आज हम लोग यहाँ खूब करेंगे, लोगों को खूब फैलाएंगे। किस जगह पर है कनाडा में? ये मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल, क्योंकि पत्री सर भी कनाडा पहले भी गए थे, अभी भी पत्री सर बोल रहे हैं कनाडा जाने के लिए। अच्छा। तो लुधियाना में टीपी सिंह जी हैं, तो उनको सर ने बोला है कि आप जाओ कनाडा और जाके वहां प्रचार करो। तो कनाडा में अपने लोग हैं, बहुत अलग अलग जगह पर हैं। अच्छा, तो आप वो बताना मुझे। और अभी दोपहर को आज शास्त्री सर का, मैंने 10:30 बजे मुझे नींद आई, 11:15 बजे करीब, 11:15 बजे बहुत तेज नींद आई। यहाँ कुछ कर रही थी, मैंने कहा मैं तो जा रही, सो रही, आंखें जल रही थी। और मैं उसी पोजीशन में गई, वाइब्रेशन शुरू हो गई मेरे बाजू में आना, लेटी हुई थी। तो मैंने देखा शास्त्री सर है ना, कि किसी नदी में नाव नहीं है, वो नाव की जगह बांसों की बलियों को, बांसों को जोड़ के करीब 7-8 फुट का लंबा चौड़ा बनाया हुआ उन्होंने, 2 हाथ में चप्पू चलाने वाले लिए हुए हैं, उसमें किसी बच्चे को बिठाया, बच्चे की शक्ल नहीं है, बस मुझे आभास है जैसे बच्चे का सर, किसी बच्चे को लेकर के उस पार छोड़ने जा रहे हैं। तो वसंता इस पार खड़ी है, मैं उनके पीछे खड़ी है, वसंता शास्त्री सर को देख रही है, और मैं वसंता जी को देख रही हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को कहाँ ले जाके छोड़ने जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है ये कनाडा के लिए तैयारी हो रही हो। मतलब सुबह मेरे बच्चे से बात हुई थी, उसके बाद मुझे 11 बजे ये आया। नहीं, सर तो बहुत हर सेशन में उनको बोलते हैं कि आप जल्दी जाओ कनाडा और जाकर प्रचार करो, और फिर मैं आऊंगा। क्या पता उसकी तैयारी हो। हाँ, तो ये कनाडा तो ये बहुत लोग हैं, पंजाब के भी बहुत लोग हैं, टोरंटो में हैं, और भी क्या जगह है, ओटावा क्या जगह है? हाँ, ओटावा पास में ही है, मॉन्ट्रियल से पास ही। हाँ, वहाँ बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं अपने। तो वहाँ के कांटेक्ट मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं। आप अगर वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ भी होंगे। पीएसएसएम वालों की वेबसाइट पे जाऊं? हाँ, होंगे, वहाँ भी होंगे। ठीक है, मेरे पास भी था, क्योंकि मेरा भी बन रहा था 2 साल पहले कनाडा जाने का, तो एक मैडम के साथ में मेरा भी कांटेक्ट था। तो मैं सेशन के बाद देखूंगी, नंबर होगा तो आपको भेज दूंगी। जी जरूर। और 11 से ही मैं भी इन गरीबों का शुरू कर रही हूँ। गरीबों के अमीर तो जो आएंगे उनको मना नहीं है, आपको पता है सभी पीएसएसएम में ये बात कुछ 2-3 सालों से चल रही है कि 11 नवंबर को जब पत्री सर का बर्थडे है, तो उसको मेडिटेशन डे जो डिक्लेयर किया जाए। वेरी गुड, नाइस। तो वो सब आप देखो, आप लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि हम 11 को शुरू करेंगे, सो वो तो शुरुआत हो गई है। ये ऐसा लग रहा है ग्रेटर नोएडा में आग लगा दूं, बिल्कुल पता नहीं, ये फीलिंग आती है, वर्ड आता है, मैं जान के नहीं बोल रही हूँ, वो यहाँ लगी हुई है, एक को लगाना, ऐसी एक्शन भी करती हूँ, मतलब मैं मन में फीलिंग्स के साथ भी ये सब हो रहा होता है मेरे। बस तो अब टाइम आ गया है। पता नीता जी के साथ जब मैंने क्लासेस अटेंड की, मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी इनका नाम लिया कि जब मैंने इनके साथ क्लासेस शुरू करी और नए मास्टर को सुनने को मिला, तो मुझे मेरे अंदर एकदम आग से लग गई कि जो मुझे सब जगह अब लगानी है। बहुत नॉलेज दी है इनके थ्रू, बहुत नॉलेज आई मुझे। और इनको पता है कि नहीं, लेकिन इन्हें मास्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये सब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर से ही हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं कि कब हम किसको सपोर्ट करेंगे, तो वो समय आता है तो अपने आप सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत धन्यवाद नीता जी, आपको बहुत बहुत। देखो नीता जी, आप वहां रह के छत्तीसगढ़ में आपने ग्रेटर नोएडा में पांव रखा हुआ है। कोई लिंक है, बिल्कुल है। इनको साथ तो मैं जब बात करती हूँ ना, मुझे लगता है ये मेरा रूप है,
इनके बात करने का तरीका वैसे ही बबली, वैसे ही चाइल्डिश, बिल्कुल वैसे ही बातें करना, मस्त मौला, डिट्टो मेरा है, या इनका मेरा है, या मेरा इनका, ऐसे समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ है, ट्विन कुछ है, सिस्टर्स ये हो मुझे आप, फील ट्विन होता है। सिस्टर्स। आप ट्विन सोल सिस्टर्स हो। बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। ये मेरे मन में आता है, मैंने इनको बोला नहीं, वो बोलेंगे ऐसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारी हैं, इसलिए इनको नहीं, तो कोई मेरे बात मन में आता था। नहीं। मेरे मन में मेरी आता था, हम मिले नहीं है हेलो, लेकिन जुड़ान हो गया, मेरी जुड़ाव। मेरी सिस्टर है। हाँ, वो शारदा जी भी बोलती है। हाँ कभी मैंने कहा मदर मेरी जाती है, कभी सिस्टर हाँ जाती है। हाँ चलो जी, हाँ, बहुत हम बहुत धन्यवाद जी। लोगों का। शुरुआत करो हाँ, ये और सारी सब सोल्स मिल जगह, गई यहाँ पर आकर के फिर यस, सेशन के द्वारा। मैडम, सब जगह ध्यान प्रचार करो, जहाँ जहाँ जिसके एरिया में जो जो मैडम है पत्री, लोग। हेलो एक मिनट, मैडम पत्री सर यूएस में नहीं आ रहे? अभी तो नहीं आ रहे हैं, बट सर का प्रोग्राम था जाने का, ये तो फिर लॉकडाउन की वजह से सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। सर की बेटी है यूएसए में, सर जाते रहते हैं। हाँ जी, हम्म, हाँ, अच्छा। जब बनेगा तो सबको पता चल जाएगा। ओके, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा लगा प्रज्ञा जी, अर्चना जी, कि आप लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। और जो भी मेरे से हेल्प चाहिए होगी, आप मेरे से फोन में कांटेक्ट करके मेरे से ले सकते हैं गाइडलाइन। कितनी महानता है आपकी। मुझे तो वो दिन बात छू गई जब आपने बोला था आप आगे बढ़ो, कुछ बोलो, कुछ टॉपिक ले लो, तो मैंने कहा कौन यार इतनी मदद करता है कि मैं मदद करूंगी, टॉपिक भी मैं चूज कराऊंगी, मैं हेल्प भी करूंगी अभी और मॉनसून पीपीटी भी मैं तैयार करूंगी। मैंने कहा ऐसे कौन करता है। नहीं नहीं, मैं आपको देने वाली हूँ, दिवाली मना लो अच्छे से, फिर टॉपिक देने वाली हूँ बेटा। नहीं, मेरे आदेश मेरे आएगा अब तो मेरे को भी बताऊंगी। इन्होंने गाइड किया है। हेलो, मेरे को भी मेडिटेशन कराने के लिए, सेशन चलाने के लिए इन्होंने गाइड किया है यार, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। हाँ नहीं, वो नीता सबको मैडम, कर रही हूँ, सबको कर रही हूँ, पर मेरे अंदर तो जो हाँ, उबाल आ रहा है ना, तो मैं वही उसी को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, अभी आपका देख नहीं पा रही हूँ, अब वो आप अपना करो एक्सप्रेस। तो सबको कर रही हूँ, जरूर कर रही होंगी, जो सोल है, होली सोल है, वो है। तो चलिए, थैंक चलिए, यू जस्सी मैम, जिस टॉपिक को लेके आई हैं, अपन उस टॉपिक को वो तो सुन ही नहीं रहा, अब सुनेंगे, चलिए। है ना। अरे टॉपिक तो होते ही रहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है जो सब शेयरिंग कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं सेवा के लिए, मास्टर्स उनको तैयार कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। समझो जितने टॉपिक लिए हैं उसका अभी असर दिख रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल सब उन्हीं का असर है, सुन सुन के। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। तभी सुनने की महिमा बोलने से ज्यादा है। एक बार मैडम ने बोला पत्री सर के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तो एक बार मैं बांसवाड़ा गई थी ध्यान प्रचार के लिए, 7 दिन का मेरा टूर था। और बांसवाड़ा में 40x40 का स्वामी क्या साईं बाबा ट्रस्ट ने पिरामिड बनाया, बहुत बढ़िया। छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर मंदिर है और मंदिर में उन्होंने पिरामिड बनाया। कहाँ और पर, कहाँ पर? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा वो कहाँ पर है? राजस्थान, उदयपुर। राजस्थान में? अच्छा उदयपुर अच्छा, से उदयपुर से 2 घंटे का रास्ता है। बांसवाड़ा। तो हाँ, तो मैं वहां ध्यान प्रचार के लिए गई और 7 दिन रही मंदिर में ही। और आज से ध्यान चलता रहा जगह जगह, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने जगह जगह सेशन अरेंज किए। और एक जो आकाशवाणी के डायरेक्टर थे, जो राजस्थान आकाशवाणी के, तो वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ ध्यान ध्यान के लेके, ध्यान को लेके। तो मैं जब इंटरव्यू देने गई तो उस समय मैं उनसे मिली जो डायरेक्टर थे। तो उनके एक जो एम्प्लॉय था उसने कहा कि सर के एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है मैडम, आप इनका लाइफ सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप शेयर कीजिए, क्योंकि सर हमें हमेशा बोलते हैं कि दूसरों का सुनो, दूसरों का सुनो। तो मैंने बोला सर आप जिस तरह से आप बात कर रहे हो, तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपके जीवन में अध्यात्म की गहराई काफी है, तो आप थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताओ। तब उन्होंने अपना बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को आज से 4 साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस समय बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो कह रहे मैंने वाइफ रोने लग गई जब उसको पता चला। तो वाइफ घर आए तो रोने लग गई। तो कह रहे मैंने उसको बोला कि रोने की कोई बात नहीं है, जो होना है वो होना है, हमें साईं बाबा पे भरोसा है, बाबा सब ठीक करेंगे। तो वो कहते मैं आके तेरे से बात करूंगा, मुझे भी बहुत जरूरी काम है। तो वो चले गए और सीधा मंदिर गए और जाकर मंदिर में उन्होंने प्रसाद कराया और साईं बाबा के आगे अरदास की, प्रार्थना की कि बाबा आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतनी बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकता हूँ, तो आप मुझे हिम्मत दो।
आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतनी बड़ी परीक्षा के लायक समझा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए यस यस कि हम इतना ध्यान करते हैं, क्या हमारे अंदर ये चीज है? तो उन्होंने फिर अपना शेयर किया और फिर उन्होंने इलाज कराया कि जो होगा वो होगा। तो फिर उनकी वाइफ ठीक भी हो गई और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी वाइफ को समझाई कि देखो तुम्हें सर्दी में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हमारे पास 6 महीने हैं सर्दी के, और अगर गर्मी में होता तो तुमसे ये थेरेपी बर्दाश्त ही नहीं होती गर्मी की वजह से। तो देखो बाबा ने कितना ब्यूटीफुली प्लान किया है कि ठंड में ही तुम्हारा वो ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने अपनी वाइफ को भी समझाया और इतना ट्रस्ट रखा। और जब भी वो ध्यान में आते थे पिरामिड में, वो बैठ जाते थे आंखें बंद करके। मेरी जब बात नहीं हुई थी तब भी मुझे लगता था कि ये व्यक्ति जो आते ही आंखें बंद करके बैठता है, ये कुछ जरूर है, ऐसे तो इतनी गहराई से कोई बैठ नहीं सकता। और जब मैंने उनसे बात की तब मुझे पता चला। और मैंने फिर दिल्ली आई तो पत्री जी आए थे, तो मैंने पत्री जी को बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, आप जो कहते हो कि हमें सबका सुनना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला ध्यान करता है कि नहीं करता है, वो क्या पता उसकी आत्मा यात्रा के कौन से पड़ाव पर है, हम आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन आत्मा की जर्नी में पिछले जन्मों में हो सकता है उसने बहुत ध्यान किया हो, अभी इस जन्म में उसके जीवन में ध्यान ना आया हो, लेकिन हमारे से ज्यादा उसकी पिछले जन्मों की साधना हो। तो मैंने सर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं तो इतना हैरान हो गई उनकी बात सुनकर कि ऐसा भी हो सकता है, कोई इतना ग्रेटिट्यूड भी किसी के अंदर हो सकता है। तो मैंने बोला पत्री सर को कि हमें इसलिए दूसरों का भी सुनना चाहिए, आप जो बोलते हो बिल्कुल सही है। तो सर ने मुझे बोला नहीं, दूसरों का भी नहीं, दूसरों का ही सुनना चाहिए। अच्छा अच्छा, कितनी बड़ी बात भगवान ने हमें एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं, जितना आप बोलते हो उससे ज्यादा दूसरों का सुनो, तब बैलेंस बराबर होता है। तो एक वर्ड है देखो, दूसरों का भी सुनना चाहिए, दूसरों का ही सुनना चाहिए, तो दोनों में कितना फर्क आ गया। तो ऐसे पत्री सर बहुत बार मुझे इन सब चीजों के लिए बताते थे, तो धीरे धीरे फिर मुझे अवेयरनेस बढ़ती गई। तो और मैंने डांट भी बहुत खाई है पत्री सर से। मैडम एक बात यहाँ पे बताऊं, मैडम एक बात यहाँ पे बताऊं जरा, सॉरी बताइए। मेरी लड़की को मैं यूएस में आई हूँ तो इसको भी कैंसर ही बताया है। जब आपका मैंने ये लाइन सुनी थी ना, मैं पहले से बहुत रो रही थी, लेकिन मैं इस लाइन से इतनी खड़ी हो गई हूँ ना, इतनी स्ट्रेंथ आई है। मैं यूएस में इसकी सर्जरी के लिए ही आई हूँ, मैं बॉम्बे से थी, कल ही आई हूँ। तो मेरे को इस लाइन से ही इतना आप मैं इंस्पायर हुई हूँ कि मैं अपने आप को पूरी उसके साथ खड़ी कर पा रही हूँ कि हमें उन्होंने इस लायक समझा कि हमें ये बड़ी चुनौती दी है और हम उसको हैंडल कर पाएंगे। तो मैं ये सही बात है, सुनने से ही फर्क पड़ता है, मुझे पड़ा है। मैं इस बात की आपको प्रूफ करके मतलब बता सकती हूँ कि मैं इसी लाइन से और सुनने से ही खड़ी हुई हूँ। और ये मैंने बहुतों को ये लाइन बताई है, क्योंकि जब हमारे साथ ये बीत रही हो ना, वही चीज सुनो ना, तो इतनी शक्ति मिली मुझे इस लाइन से कि हमें उन्होंने, हम उनकी लिस्ट में है, हमें उन्होंने चुना है, हमें इसको लड़ने के लिए इस काबिल समझा है। बिल्कुल सूक्ष्म मैसेज दी गई, जस्सी जी ने आपको पत्री जी का मैसेज दिया, सूक्ष्म मैसेज है ये, आपने पकड़ लिया उसको, है ना, आपके ऊपर बिजली, आपके लिए मैसेज था, हम सबको तो सुनाने का बहाना था। मैं इसी काम के लिए, आज मुझे फिर वही होना है, कल परसों में, आज आप फिर वही सुना रहे हो। थैंक्स। पता नहीं क्यों बातें इस तरह से याद आ जाती हैं, वो शायद किसी के प्रश्न का उत्तर होता है, तो इसीलिए वो चीजें याद आ जाती हैं, जबकि मैंने ऐसा सोचा नहीं हुआ था कि मैं ये बात करूंगी। ऊपर डिवाइन शक्ति करा लेती है। हाँ, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए ये बताएंगे? देखो ध्यान ही करना है, मास्टर्स के ऊपर भरोसा रखो और ध्यान करो। जितना आप शून्य स्थिति में रहोगे, कहना आसान होता है, जब उस स्थिति में होते हो तब पता चलता है, बट फिर भी जितना आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए या डॉक्टर कुछ बोले क्या होगा, हाय क्या हो जाएगा, उधर ना जाकर आप जैसे मैम म्यूट हो गए आप। म्यूट हो गया। करेगा जो वो करेगा अच्छा ही करेगा, जो वो करेगा उसी में हमारी भलाई है, हम उसे स्वीकार करते हैं। जैसे कई बार होता है हमारी परीक्षा इस तरह से होती है
कि हमें ऊपर उठाने के लिए एक्चुअली हमारी परीक्षा होती है, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, हमें ऐसे लोगों की संगत नहीं मिलती, ऊपर उठने की बजाय हम नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग हमें खींच लेते हैं नीचे। तो जब मेरे फादर आईसीयू में एडमिट थे और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मुझे दिखाई दे रहा था कि उनके पलंग के चारों तरफ अंधेरा है और वो नहीं बचेंगे, ये मुझे भी पता चल गया था कि इनका समय आ गया, अब 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, इससे ज्यादा नहीं बचेंगे ये। तो मुझे जैसे हमारी भावनाएं होती हैं, हम इंसान हैं, तो ये देखकर ही ना मेरे अंदर घबराहट सी होने लग गई, बेचैनी सी होने लग गई। और मैंने फिर एक थर्ड आई मास्टर है, उनसे बात किया कि मुझे ऐसा-ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी जानती थी, आते-जाते थे, हम दिल्ली में ही रहती थी। तो मैंने उनसे बात किया कि पल्लवी मुझे ऐसा-ऐसा लग रहा है और बहुत ना बेचैनी, घबराहट सी हो रही है, क्या करूँ? तो उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ देखकर। और देखकर उसका फ़ोन आया 15 मिनट बाद कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी, लेकिन फिर भी नेचर का कुछ पता नहीं क्या होता है, आप उनकी तकलीफ बढ़ी हुई है, तो आप आँखें बंद करके ध्यान में बैठकर मास्टर से रिक्वेस्ट करो कि अगर इनका समय आ गया है, तो इन्हें ले जाओ, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। और अगर इनका अभी समय नहीं आया, तो इनकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। लेकिन उसने मुझे कहा कि पहले आपको ये कहना पड़ेगा कि इनका समय आया है, तो आप इन्हें ले जाओ, मैं स्वीकार करती हूँ। तो और उसके बाद जो भी पोजीशन होगी, और अगर वो फिर बाद में थोड़े शाम को बात करेंगे। तो मैं ध्यान में बैठी और मैंने जैसे उसने कहा था, मैंने वैसे ही अपने मन में बोला, मास्टर से रिक्वेस्ट की और मैं ध्यान में बैठी रही। और 2 घंटे बाद, जबकि आईसीयू में मिलने का समय भी नहीं था, 2 घंटे बाद ही आईसीयू से मुझे डॉक्टर ने आकर कहा कि आपके फादर आपको बुला रहे हैं, आप जाकर मिल के आओ। और जब मैं उनको मिलने गई, तो वो काफ़ी ठीक हो चुके थे। और उन्होंने अपने बॉडी को, मतलब उन्होंने अपने सोल को बॉडी वेकेट करके, शरीर छोड़कर ऊपर घूमते हुए देखा। ऊपर से उन्होंने अपने शरीर को देखा, तो उनका मृत्यु का डर निकल गया कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु तो एक आनंद की स्थिति है। तो फिर उसके बाद वो 2.5 साल तक रहे, ठीक हो गए। तो कई बार नेचर हमें बहुत सारे ऐसे लेसन सिखाती है, तो ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन अगर हम उस समय भी पॉजिटिव रहें, और अभी तो हमारे पास ध्यान है, ध्यान ना हो तो हम रो रो के पागल हो जाएं, बह जाएं। अभी तो हमने इतने सेशन अटेंड कर लिए, हमें इतने मास्टर समझाने वाले हैं, हमारे पास ध्यान है, तो हम खड़े रह सकते हैं। इसलिए ध्यान पकड़े रखो, ध्यान करो, उनको भी बोलो ध्यान करने के लिए, और कोई भी नेगेटिव बात मत करो। डॉक्टर जो बताएगा वो बताएगा, वो उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा जीवन बहुत ज्यादा उन चीजों से चलता है जो दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए हमें मास्टर्स पर भरोसा रखना चाहिए, अपने पर भरोसा रखना चाहिए, अपने ध्यान पर भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं, और एक्चुअली उसी समय हमारी परीक्षा भी होती है। आज का जैसे हमने टॉपिक लिया था सेल्फ मैनेजमेंट। इस सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, हम खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी तो हमारा सब कुछ मिसमैनेज है, हमारी सोच मिसमैनेज्ड है, हमारे विचार मिसमैनेज्ड हैं, हमारी भावनाएं मिसमैनेज्ड हैं। हम जरा सा कुछ होता है घबरा जाते हैं, नकारात्मक बातें करने लग जाते हैं, नकारात्मक दिन रात सोचने लग जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। चाहे समस्या 100% हो, 100 पॉइंट हो, हम सोचकर, बोलकर और दूसरों से नकारात्मक बातें करके उसको 1000 गुना बढ़ा लेते हैं, और फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट क्या है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करो कि जो समस्या सामने है वो है, इसमें मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ
कम से कम मैं अच्छा सोच तो सकता हूँ, मैं अच्छा बोल तो सकता हूँ, मैं अच्छी भावनाएं, अच्छी ऊर्जा तो दूसरे व्यक्ति तक भेज सकता हूँ। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो समस्या और परिस्थिति को बदलते देर नहीं लगती है, क्योंकि नेचर जो चाहे कर सकती है। और जब हम ये मैनेजमेंट सीख लेते हैं कि हम खुद को कैसे मैनेज करें, तो ऑटोमेटिकली चीजें सही होने लग जाती हैं। तो हमने अभी तक जो सीखा है, जो शुरू से लेकर अभी तक हम चल रहे थे, तो हमने एनर्जी मैनेजमेंट सीखा कि हमें मेडिटेशन करनी है, अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी एनर्जी का सही उपयोग करना है और अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहना है। इसमें अब 3 चीजें हैं। एनर्जी को बचाना, एनर्जी का सही उपयोग करना और शेयर कर दूं? हाँ, और कर दीजिए, और एनर्जी को बढ़ाना। जब हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो 100% हमारी एनर्जी बचनी शुरू हो जाती है। और जब हम ध्यान से बाहर आते हैं, हम सही बोलते हैं, सही काम करते हैं, सही सोचते हैं, तो हम अपनी एनर्जी का सही उपयोग करते हैं। और जब हम स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है, क्योंकि हम ऊर्जा से ही बने हैं, ऊर्जा से ही चलते हैं। ये पूरा ऊर्जा का विज्ञान है। ये शरीर एक ऊर्जा का यंत्र है जो ऊर्जा से चलता है। तो इसमें हमने जाना कि हम जो खाते हैं, फूड एनर्जी, वो भी एनर्जी है, स्पीच एनर्जी है, थॉट एनर्जी है, इमोशंस एनर्जी है। हमने अपने सोल की जर्नी के बारे में जाना। हमने ये जाना कि डेथ नहीं है, हमें डेथ की वास्तविकता को समझना है। हमने सोल साइंस को समझा, हमने स्पिरिचुअल साइंस को समझा। ये सारे सब्जेक्ट अभी तक हमने समझे। अब हमें इनको लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? थ्योरी तो हमने सारी कर ली, लेकिन अब इनको लाइफ में हर दिन अप्लाई कैसे करना है? खुद का मैनेजमेंट हमें कैसे सीखना है? तो सबसे पहले अगर जो लोग ध्यान महाचक्र में या बैंगलोर गए होंगे, उन्होंने ये देखा होगा कि वहाँ जहाँ अन्नदान होता है, वहाँ पर हमेशा एक वाक्य चलता रहता है, अन्नम परब्रह्म स्वरूपम, अन्नम परब्रह्म स्वरूपम। हर समय जब वो अन्नदान के लिए अपील करते हैं, तो ये वाक्य बार-बार वहाँ पर चलता रहता है कि आप अन्न को वेस्ट ना करो, जितना खाना है उतना ही लो और उसके लिए कुछ दान भी करो, डोनेशन भी करो। तो हमारे ग्रंथों में शुरू से ही अन्न को देवता कहा गया है। इसीलिए हम जब प्रसाद समझते हैं, जब भोग लगाते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है और अन्न को देवता कहा गया है। अगर हम अन्न का ही सत्कार नहीं करते, हम अन्न को ही श्रद्धा से, प्रेम से, ग्रैटिट्यूड से ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम अपनी वो जो फूड एनर्जी है, उसको इम्बैलेंस कर लेते हैं, मिसमैनेज कर लेते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में भिक्षा देने का रिवाज है कि जो भी द्वार पर आ जाए, उसे अतिथि को भिक्षा जरूर देनी चाहिए। जो भी हमारे पास है, हमें उसे जरूर देना चाहिए, अन्नदान जरूर करना चाहिए। तो अन्न को अगर हम सही मायने में परब्रह्म स्वरूप समझकर ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन हमें अत्यधिक ऊर्जा देता है। भोजन में 36 प्रकार के व्यंजनों का उतना महत्व नहीं है, जितना हमारे भाव का महत्व है कि हमारा भाव कैसा है। अगर इस भाव को समझना हम चाहें कि भाव से क्या संबंध है अन्न का, तो आप सभी जानते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान कौरवों के पास गए थे, पांडवों के तरफ से संधि लेकर, तो वो दुर्योधन के राजमहल में नहीं रुके थे, वो विदुर की झोपड़ी में चले गए थे। विदुर, वहां पर उन्होंने ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बिना नमक का साग खाया था उसके घर में। प्रेम के इतने बंधे हुए थे कि उनकी जो पत्नी थी विदुर की, वो प्रेम में ये भूल ही गई कि मैंने नमक नहीं डाला है साग में। और ये भी कहा जाता है कि वो कृष्ण भगवान को जब केले खिला रही थी छील कर, तो केले नीचे फेंक रही थी और छिलके कृष्ण भगवान को दे रही थी। तो विदुर ने जब आकर देखा तो कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, प्रेम जब होता है तो वहां पर
वो क्या दे रहे हैं उसका कोई भाव नहीं रह जाता है। तो जब दुर्योधन ने सुबह श्री कृष्ण भगवान से ये कहा कि आपको क्या खाने को मिला है, आप राजभोग छोड़कर वहां गए हो, क्या मिला है आपको विदुर के घर खाने के लिए? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मैंने रात को खीर खाई है, साग साग नहीं खाया मैंने वो खीर खाई है और पूरी रात मैंने बैठकर सज्जन सांगत्य किया है, परमात्मा का गुणगान किया है। इससे बढ़िया रात तो हो ही नहीं सकती है, इससे बढ़िया भोजन तो हो ही नहीं सकता है। मैं तुम्हारे 36 प्रकार के भोजनों को छोड़कर जो मैंने विदुर का अमृत समान भोजन खाया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो हम किस भाव से खाते हैं, वो भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें हमेशा जब भी हम भोजन करें तो ग्रेटिट्यूड के साथ कि जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन लोगों ने इस भोजन को मेरी थाली तक पहुंचाया है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। और ये भोजन जो है, जो अन्न पर ब्रह्म स्वरूपम है, ये मेरे पूरे सेल्स को अपनी ऊर्जा दे और मेरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाए। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम जिस तरफ अपना ध्यान लेकर जाते हैं, वही चीज हमारे जीवन में बढ़ने लग जाती है। इसीलिए हमें सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए, सही विचारों का चुनाव करना चाहिए और हमें अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनल करना चाहिए। तो मतलब हमें नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ को मैनेज करना आना चाहिए। और जब हम दूसरों से बात करते हैं, जब तक हम खुद की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ को मैनेज नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा खुद के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, तब तक हमारा दूसरों के साथ संबंध अच्छा हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, अपने आप को मैनेज करना है, तब हम दूसरों की बात को समझ पाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों से बात करते हैं, तो हमें उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना है, हमें उनके साथ में एम्पैथी रखनी है। सिंपैथी होती है कि हम हमदर्दी तो करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। एम्पैथी होती है कि आज जब हम ध्यान कर रहे हैं और हमें पता चलता है सामने वाला तकलीफ में है, तो हम उसे भी ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं, ध्यान करवाते हैं या उसके साथ बैठकर ध्यान करते हैं ताकि उसकी भी ऊर्जा बढ़े और वो भी अपनी समस्या से बाहर आए। ये सब हमने जान लिया है कि हर परिस्थिति में हमें खुश रहने का कारण ढूँढना है। जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया कि उन्होंने जाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया कि मुझे आपने इस लायक समझा है कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा दे सकता हूँ। तो अपने हर परिस्थिति में हम ग्रेटफुल होने का, खुश होने का, पॉजिटिव रहने का कारण ढूँढ सकते हैं। तो हमेशा किसी भी स्थिति में ग्रेटफुल रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कार्ड लगाया है, अफ़र्मेशन कार्ड, चूज़ टू बी ग्रेटफुल। हर परिस्थिति में ग्रेटफुल होने का रीज़न ढूँढते रहिए कि मैं इस परिस्थिति में भी किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। अब मिसमैनेजमेंट तब होता है जब कोई व्यक्ति, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, जब कोई व्यक्ति फिजिकली सिक होता है, मेंटली सिक होता है, इंटेलेक्चुअली सिक होता है, इमोशनली सिक होता है, स्पिरिचुअली भी सिक होता है और सोशली भी सिक होता है। फिजिकल सिकनेस क्या है कि शरीर पर कोई बीमारी आ गई तो हम फिजिकल सिकनेस है। मेंटल सिकनेस है, हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, हमारी मेंटल सिकनेस है। हमारी बुद्धि सही से काम नहीं कर रही। जब कोई व्यक्ति सही से काम नहीं करता ना, कुछ गलत फैसला कर लेता है, हम कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी उस समय? तो इसका मतलब बुद्धि बीमार है। और इमोशनली सिक होते हैं जब हम दूसरों पर हर समय डिपेंडेंट रहते हैं, हमें अपने इमोशंस का पता ही नहीं चलता, हम इमोशनली अनहेल्दी होते हैं। और जब हमें अध्यात्म में भी नहीं पता चलता, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं या हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअली भी सिक हो जाते हैं। या हम जो जानते हैं उसे जब जीवन में हम अप्लाई नहीं करते, दूसरों को तो बताते हैं, दूसरों को ये पता चलता है हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन हमारे जीवन में वो ज्ञान नहीं होता है। और हम अपने सामाजिक पर्यावरण को भी अगर सही नहीं रखते हैं, तो हम बीमार हैं। और इस बीमारी से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है? अगर हम देखें कि हमें ये पता चल गया सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, सही विचार करने हैं, सही फीलिंग्स करने हैं, क्या हम ऐसा दिन प्रतिदिन के जीवन में कर पाते हैं? अगर हम आप कोई भी अपने
एक दिन की घटना सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम करते हैं, कितनी चीजें हमारे सामने आती हैं जब सब कुछ जानते हुए हम नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं और फीलिंग्स आती हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। एक बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल है, मान लो कि हमारे घर से कोई अपना कोई हमारा बच्चा या पति या पत्नी कोई बाहर गया है और वो देर से घर आया और उसका फोन नहीं लग रहा और हमें पता नहीं चल रहा, उससे वापस आ जाना चाहिए था, वो वापस नहीं आया। तो उस समय हमारे अंदर क्या-क्या चलता है? एक भी शायद पॉजिटिव विचार नहीं आता, सारे नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। तो होता क्या है, सब कुछ जानते हुए हम दिन के जीवन में अपनों के लिए और अपने लिए जब परिस्थिति आती है तो नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक बोलते हैं और नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने तो मना किया था ऐसा नहीं करना, बच्चे सुनते नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है। ऐसी बातें करके हम ऐसी ऊर्जा जनरेट करते हैं। मान लो एक परिस्थिति है कि हमारे घर से कोई बच्चा गया है और उसने आने में देर की है, वो अपने दोस्तों के साथ में एन्जॉय कर रहा है और उसका फ़ोन नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि देर हो गई है, तो उतनी देर में हम कितनी नकारात्मक बातें सोच लेते हैं, बोलते हैं, फ़ोन करते हैं और कितनी नकारात्मक भावनाएँ हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। अगर 2 परिस्थितियाँ हम यहाँ देखते हैं, अगर वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ में एन्जॉय कर रहा है और किसी कारण से उसका फ़ोन बंद हो गया, लेकिन यहाँ घर बैठे हम जो एनर्जी जनरेट करके उसकी तरफ भेज रहे हैं, वो कितनी नेगेटिव है। तो हम अपनों का ही नुकसान कर रहे हैं। जिनके बारे में हमें बहुत प्यार है, जिनकी हम बहुत केयर करते हैं, हम अननोइंगली बिना जाने उनका नुकसान करते रहते हैं हर दिन। और अगर वो व्यक्ति वाक़ई में ही किसी ऐसी परिस्थिति में फँस गया है, उस समय उसको ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी की ज़रूरत है और हम यहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो भेज रहे हैं, वो उसकी ऊर्जा को और कम कर देगा। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जहाँ पर हमें खड़े होना है, हमें पॉज़िटिव रहना है, हमें अच्छी ऊर्जा को जनरेट करना है, वहाँ हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है। हम नकारात्मक सोच को अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि हम ऐसी ऊर्जा भेजें उस व्यक्ति को जिससे वो व्यक्ति थोड़ा खड़ा हो, उसको थोड़ी मदद मिले। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जैसे आप पहला पिक्चर देख रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति है जिसका ऑरा बीच में से सब जगह से कटा हुआ है। अब मान लो कि हमारे घर का कोई व्यक्ति अपना बीमार हो गया और डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ ज़्यादा गंभीर बीमारी लग रही है, टेस्ट करके पता चलेगा। अभी उसने बीमारी का नाम नहीं लिया, लेकिन गंभीर कहने से ही हमारे अंदर क्या होने लग जाता है। क्या-क्या नहीं सोचना चाहिए, हम सब सोच लेते हैं। वो व्यक्ति जो बीमार है, उसकी ऊर्जा, उसका एनर्जी लेवल, उसका आभा मंडल ऑलरेडी वीक हो चुका है, तभी तो वो बीमार है। और यहाँ से हम जो नकारात्मक सोच रहे हैं, वो उस वाइब्रेशन उस व्यक्ति के पास जाकर उसे और कमज़ोर कर देगी। और अगर कोई हेल्दी है और उसके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस है, जैसे आप लास्ट वाली पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें येलो कलर बहुत ज़्यादा है। वो अनइवन सा फैला हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति जो इमोशनली इम्बैलेंस है और उसके लिए हम नेगेटिव बातें जनरेट करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसके ऑरा पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर से हेल्प माँगना है और हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, सकारात्मक रखना है, चमत्कारिक सोच रखनी है और अच्छी वाइब्रेशन जनरेट करनी है ताकि उस व्यक्ति की मदद हो सके। ये है मैनेजमेंट। और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करते हैं, तो वो व्यक्ति तो पहले ही परेशान है, पहले ही बीमार है, वो तो पहले ही जीवन से थका हुआ है, तो हम उसे और ज़्यादा नीचे लेकर जा रहे हैं, हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो हमें किसी भी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब कोई परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं,
उस समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है कि हम आगे आने वाले भविष्य में क्या चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, तो वैसा सोचना शुरू करें। और ये दोनों पर लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं कैसा भविष्य चाहती हूँ। मान लो कि आज मेरी सेहत, जैसे पहले मैं बीमार थी और मेरे घुटनों में प्रॉब्लम थी, चल नहीं सकती थी, डॉक्टर ने कहा कि आप तो बेड रिडन हो जाओगे, आपके तो दोनों घुटने रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा तो चलना फिरना बंद हो जाएगा, मुझे कौन पानी देगा, मेरी सेवा कौन करेगा। तो मैं क्या क्रिएट कर रही थी, दुख सोच सोच कर दुख क्रिएट कर रही थी। जब मैं ध्यान में आई, मुझे पता चला मैं तो पहले ही ठीक नहीं हूँ, मैं पहले ही तकलीफ में हूँ, मैं और ज्यादा तकलीफ की कल्पना कर रही हूँ, ये तो मैं गलत कर रही हूँ। मुझे स्वास्थ्य की कल्पना करनी है, मुझे तो और ज्यादा जिम्मेदारी से सेहत के बारे में कल्पना करनी है, सोचना है और वैसे माध्यम अपनाने हैं। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैंने उन चीजों पर काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे चीजें ठीक हो गई। हम क्या करते हैं, सामने की परिस्थिति जो सही नहीं होती है, उसको देखकर उसी के बारे में सोचकर उसी में उलझ जाते हैं। उस समय हमें ज्यादा जिम्मेदारी लेकर उस समय सकारात्मक सोचना है, उस समय ये सोचना है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, उसकी कल्पना करनी है। हम अपने लिए क्या चाहते हैं और अपनों के लिए क्या चाहते हैं, ऐसे हमें कल्पना करनी है उस समय जब परिस्थितियाँ सही नहीं है। तो ये तभी हो सकता है अगर हम ध्यान करते हैं और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारी हर चीज ऑर्डर में आ जाती है। ऑर्डर में चीज कैसे आती है? ध्यान में आने से पहले हर चीज डिसऑर्डर में है और ध्यान में आने के बाद हर चीज ऑर्डर में आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र जो हमारा थर्ड आई, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा मतलब ऑर्डर। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है एनर्जी की वजह से, तो आपके शब्द ऑर्डर में आ जाते हैं, आपके विचार ऑर्डर में आ जाते हैं, आपके इमोशंस फीलिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, आपके कर्म ऑर्डर में आ जाते हैं और पूरा लाइफ आपका ऑर्डर में आ जाता है। क्योंकि अब आपका जो आज्ञा चक्र है उसने चार्ज ले लिया है और आपकी बॉडी को सही इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, तो आप पूरी तरह ऑर्डर में आ जाते हो। हमारी बचपन से रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है। हमें लगता है चिंता करना तो बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है। बुढ़ापा आना तो नॉर्मल है, बीमारी होना तो नॉर्मल है। जैसे आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि टेंशन होना तो नॉर्मल है। तो हमने जो चीजें बीमारी को नॉर्मल समझ लिया है। बचपन से ही हम ये देखते आए हैं कि अभी 40 साल के हो गए, अब तो शुगर बीपी कुछ हो जाएगा, परहेज करना शुरू कर दो। तो हमें लगता है ये चीजें नॉर्मल हैं। हमें इस अपने पैटर्न को तोड़ना है और हमें अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। प्रोग्रामिंग को जब हम चेंज करेंगे तो सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है जिसको हमें चेंज करके अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना है। और ऐसा हमारे ग्रंथों में हमें ऐसे उदाहरण देकर ऐसा करके दिखाया गया है कि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, जब चीजें परिस्थितियां बदल जाती हैं, उस समय आपको ज्यादा स्ट्रांग होना है और ज्यादा स्ट्रांग होके अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था सीता माता का, कि जब वो गर्भवती थी और वो वनवास में चली गई थी, उस समय उन्होंने माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया और अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाया। अपने बच्चों के ऊपर में कोई किसी तरह का अपने दुख का, अपने इमोशंस का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया। उन्होंने स्वयं अपने आप को स्थिति से उभारा और अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करके अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाया। हम जीवन में क्या करते हैं, जरा-सा कुछ होता है तो सबसे पहले बच्चों के आगे रोने बैठ जाते हैं कि देखो जी ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो हम उन्हें भी अपने ड्रामा में घसीट लेते हैं बच्चों को। हम उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीने ही नहीं देते हैं। हम अपना पूरा गार्बेज उनके ऊपर डाल देते हैं। जबकि हमें मैनेज करना है खुद को, हर चीज़ को ऑर्डर में लेके आना है कि हम हर परिस्थिति में बेस्ट क्या दे सकते हैं। ऐसे ही जब सीता माता धरती में समा गई, कितना ब्यूटीफुल राम और सीता का एग्जाम्पल है कि जब सीता माता वनवास में बच्चों को पाल रही थी तो उन्होंने पिता का फर्ज निभाया और जब सीता माता धरती में समा गई तो उन्होंने रामचंद्र जी को जाते जाते ये कहा कि अब मेरे बच्चों को माँ का प्यार भी आप ही को देना है। तो बाकी का जो समय था बचपन का, तो रामचंद्र जी ने उन्हें
माँ का प्यार भी दिया बच्चों को। तो कितना सुंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस दिखाया दोनों ने, कि किस तरह से हम बैलेंस करके जीवन जी सकते हैं। और ये बैलेंस तब होगा, हमारा जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं। एक है हमारा इंटेलिजेंस लेवल, एक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, और एक हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। अगर हम इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं तो हम एक तरह से काम करते हैं। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं तो हम राइट ब्रेन से काम करते हैं। लेकिन हमें बैलेंस करके, जहां पर इंटेलिजेंस चाहिए वहां पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, जहां पर इमोशंस चाहिए वहां पर इमोशंस का इस्तेमाल करना है। और ये तब हो सकता है जब हमारा मिड ब्रेन यानी हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन एक्टिव हो जाए, ताकि हम अपने ब्रेन का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। और पत्री सर ने बहुत सुंदर एक सिद्धांत में जो हमारा 15 प्रिंसिपल है, 15वां सिद्धांत है, उसमें ये बताया है कि अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने ध्यान की ऊर्जा से करो। और कभी भी हम उस ऊर्जा में रहकर समस्या का समाधान नहीं कर सकते जहां पर हमने वो उस समस्या को पैदा किया है। उसी मनोस्थिति में रहकर हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। जैसे आप देखते हैं कि परिस्थिति सबके लिए एक हो सकती है, लेकिन मनोस्थिति और आत्मस्थिति सबकी अलग-अलग होती है। जैसे कि अगर द्रौपदी का चीरहरण का समय देखें तो परिस्थिति सबके सामने एक ही थी कि अपमान हो रहा है स्त्री जाति का। लेकिन विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, पांडव और धृतराष्ट्र, सबका मनोस्थिति अलग-अलग थी। और मनोस्थिति अलग क्यों थी? क्योंकि सबकी आत्मस्थिति अलग-अलग थी और सबने अलग-अलग तरह से उस परिस्थिति को लिया। लेकिन वो द्रौपदी ने उस समय अपनी आत्मस्थिति से उस समस्या का समाधान ढूंढा। जब द्रौपदी ने देखा पांडव मेरी मदद नहीं कर रहे, भीष्म पितामह मदद नहीं कर रहे, धृतराष्ट्र कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, सबके आगे जब हाथ फैला लिए किसी ने मदद नहीं की, तो ये पता चल गया कि ये इन परिस्थितियों में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। तो मदद कौन कर सकता है? जैसे ही वो सेंटर्ड हो गई और उसने कृष्ण को याद किया, अपनी आत्मा को जगाया, आत्मस्थिति को जाना, तो उसी समय सब कुछ बदल गया। तो जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और एक क्षण में ही श्री कृष्ण भगवान ने आकर उसकी लाज बचाई। अभी मैडम ने कहा कि पत्री जी के बारे में आप शेयर कीजिए। तो पत्री सर ने एक बार कानपुर, जब मैं पत्री सर के साथ गई थी, तो जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो पत्री जी ने ये ड्रॉ करके बताया था कि जैसे ये हमारी समस्या है, मान लो कि ये हमारा एनर्जी लेवल है, बहुत कम है। जो हम पूजा पाठ करते हैं ध्यान में आने से पहले हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। और जब जीवन में स्ट्रेस होता है, वो एनर्जी से स्ट्रेस ज्यादा होता है। और स्ट्रेस ज्यादा होने के बाद हम क्या करते हैं, हम बातें करते रहते हैं उस स्ट्रेस को लेकर, लोगों को बताते रहते हैं कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है, ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। और जब कोई हमारे आसपास बात सुनने वाला नहीं होता तो हम नकारात्मक सोचते रहते हैं, बार-बार उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो वो जो एनर्जी तो ऑलरेडी हमारे पास कम है, जो पहला स्लॉट आप देख रहे हो, स्ट्रेस उससे ज़्यादा है। अब हमने ज़्यादा बातें करके, ज़्यादा सोचकर उस स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना है, हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए, तो हमें क्या करना है, अपने एनर्जी लेवल को ध्यान करके बढ़ाना है। जब हमारा एनर्जी लेवल, लास्ट पॉइंट जहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है, एरो बना है, जब हमारा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाएगा, तब हमें अपने आप ही स्ट्रेस छोटा लगने लगेगा। और जब हमें स्ट्रेस छोटा लगने लगेगा, तो हमें तनाव नहीं होगा। हम जब उच्च ऊर्जा में होंगे, तो हम अपनी समस्या का समाधान ढूँढ लेंगे। जब तक हमारा एनर्जी लेवल कम है और स्ट्रेस ज़्यादा है, तो हमें समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। और जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और स्ट्रेस हमें कम दिखाई देगा, तब हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक बार मुझे कहीं पर क्लास लेने जाना था गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक टॉपिक दिया था, 3 दिन का सेशन था। तो वहाँ पर मैंने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे प्रेज़ेंटेशन बनाया और मैं रात को सो गई, सुबह सेशन लेने जाना था। तो मुझे आवाज़ आई रात को कि तुमने जो पीपीटी बनाया है, तुम सैटिस्फाइड हो? बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा, हाँ, अच्छी है, मैंने तो सही बनाई है।
तो मुझे उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारी मास्टरी क्या है, जो लोग बता रहे हैं वही तो तुम भी बता रही हो, तो तुम एक ध्यानी हो, तुम एक मास्टर हो, तो क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं करना चाहिए? तो मैं एकदम से चौंक गई कि मुझे अलग से क्या करना चाहिए। तो अंदर से ही मुझे आवाज आई कि तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन का नाम स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना ही नहीं चाहिए, तुम्हें सेल्फ मैनेजमेंट रखना चाहिए। तुम्हें स्ट्रेस से क्या लेना देना है? जब तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी तो अपने आप हर चीज मैनेज हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन का नाम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए। और उसमें उन्होंने ये द्रौपदी का और ये सारे एग्जाम्पल भी मुझे बताए। मैंने फटाफट लाइट ऑन की और मैंने पूरी प्रेजेंटेशन चेंज करके जैसे जैसे मुझे इनसाइट्स आए थे मैंने वो बनाई। और थोड़े दिन बाद मैं जीसीएस में गई और मैंने जाके पत्री सर से ये एक्सपीरियंस बताया कि सर ऐसा ऐसा मुझे हुआ है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने वो पूरी प्रेजेंटेशन चेंज की और सबको बहुत अच्छी लगी। तो सर ने मुझे कहा कि जस्सी मैडम, ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में एक टिश्यू पेपर है। सर ने मुझे कहा, एक वहां डाइनिंग हॉल में बैठकर हम खाना खाने बैठे थे, वहां पर टिश्यू पेपर पड़े थे। तो सर ने एक टिश्यू पेपर हाथ में लिया और सर ने मुझे कहा कि ये मेरा स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है मेरे पास, अब मैं इस स्ट्रेस को फोल्ड करूं, कितना भी इस टिश्यू पेपर को फोल्ड करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, लेकिन ये रहेगा तो इतना ही, कुछ कम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रेस को, जो टिश्यू पेपर नामक स्ट्रेस हमारे हाथ सामने है, इसको हमें छूना भी नहीं है, इसको साइड में रख देना है। हमें क्या करना है, ध्यान करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। और जब हम बदली हुई आत्म स्थिति में, बदली हुई मनोस्थिति में उस टिश्यू पेपर को, उस स्ट्रेस को देखेंगे तो वो हमें बहुत छोटा नजर आएगा। तो ये आपने सही किया है, हमें स्ट्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सेल्फ से लेना है, स्वयं से लेना है, स्वयं को देना है ध्यान के माध्यम से। तो ये तब से मैंने जगह जगह ये सेल्फ मैनेजमेंट के प्रेजेंटेशन लेने शुरू किए। अब जैसे आप देख रहे हो अगली स्लाइड में कि हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, क्या हमारे जीवन में अर्जुन से ज्यादा स्ट्रेस है? अर्जुन जिसके सामने उसके अपने खड़े हैं, युद्ध होने वाला है महाभारत का, और उसने हथियार डाल दिए कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पिता माँ है, मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? तो उस समय इतना स्ट्रेस, क्या इतना स्ट्रेस हमारे पास है आज? फिर भी हम इतना डरते हैं। तो क्या कृष्ण भगवान ने उसको क्या कहा कि तुम घर जाओ, तुम मेरी फोटो लगाना, मुझे अगरबत्ती देना, मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगा, या कोई बात नहीं मैं तुम्हारा सब मैनेज कर देता हूँ? नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारा युद्ध है, क्या करना है क्या नहीं करना मैं दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन निर्णय तुम्हें करना है, फैसला तुम्हें करना है, ये तुम्हारा धर्म युद्ध है। तो गीता का उपदेश तब तक श्री कृष्ण भगवान उसको देते रहे अर्जुन को, जब तक उसकी आत्म जागृति नहीं हुई। और जैसे ही आत्मा जाग गई और अर्जुन को पता चला कि उसे क्या करना है, तो उन्हीं पर वही परिस्थिति है, वही लोग हैं सामने, क्या बदला? मनोस्थिति बदली। मनोस्थिति कैसे बदली? आत्मज्ञान से मनोस्थिति बदली। तो हमें हमेशा आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है ताकि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। तो उस समय कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया और जब अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया तो उसे बिल्कुल हर चीज साफ साफ आत्मा के स्तर पर दिखाई देने लग गई। तो आज कोरोना के समय में जब सब तरफ लोग इतना डर रहे थे, डर रहे हैं, तो आज भी परिस्थिति सबके लिए एक है, लेकिन मनोस्थिति और आत्म स्थिति सबकी अलग अलग है। जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो लोग ध्यानी हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, वो इस परिस्थिति में भी वो खुश हैं और वो इस परिस्थिति में भी देख रहे हैं कि क्या क्या अच्छा हो रहा है, ये परिस्थिति हमें क्या सिखा रही है। ऐसे ही अभी द्रौपदी का मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि द्रौपदी ने भी उस समय जब अपनी आत्म स्थिति को बदला तो सब कुछ बदल गया। तो पत्री सर आज हमें साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे एनर्जी सकर्स क्या है, क्या चीजें हैं जो हमारी ऊर्जा को कम करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या चीजें, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, कंप्लेंट करते हैं, जब हम जजमेंट करते हैं, जब दूसरों के जीवन में इंटरफियरेंस करते हैं, जब वायलेंस और किलिंग करते हैं, तब हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो ये हमें नहीं करना है। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, मेडिटेशन करनी है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, जो हमेशा हमारी एनर्जी को बढ़ाते रहते हैं। अब ये करने से होगा क्या? बार बार सभी कहते हैं मेडिटेशन करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जीवन का नियम है,
नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, जीवन में स्टिलनेस नहीं है, जीवन एक बहती हुई धारा है। हर समय हमारी बॉडी के सेल जो हैं, हर पल पुराने सेल बॉडी से बाहर जा रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। हर समय हमारी बॉडी फिजिकल लेवल पे रिन्यू हो रही है, हर समय हमारा मन बदल रहा है, रिन्यू हो रहा है, हमारे इमोशंस रिन्यू हो रहे हैं, हमारा सोल लेवल पे स्पिरिचुअल रिन्यूअल हो रहा है। लेकिन अगर हम रिजिड बन जाएंगे बाहर से और हमारी लाइफ जो है वो ठहरे हुए पानी की तरह बदबूदार हो जाएगी, तो हमें हर समय अपने आप का नया वर्जन देखने के लिए, अपना नया अवतार देखने के लिए हर समय स्वयं से जुड़कर ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते रहना है। क्योंकि जीवन की चुनौतियां हमें गिराने के लिए नहीं, हमें बनाने के लिए आती हैं, हमें ऊपर उठाने के लिए आती हैं। अगर हम ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते रहते हैं तो हम ऊपर उठ जाते हैं और हम परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं, चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। जीवन में जितनी भी चीजें आती हैं वो हमें निखारने के लिए आती हैं। जैसे आप देखते हो कोयला और हीरा एक ही खान में रहते हैं, कोयले और हीरे में कितना फर्क है? 0.0999% फर्क है। वही कोयले सिर्फ थोड़ा सा कंपोजिशन और प्रेशर चेंज हो जाता है तो वही कोयला हीरा बन जाता है। थोड़ा सा प्रेशर और जो केमिकल चेंज आता है तो कोयला हीरा बन जाता है। इसी तरह से अपने जीवन में अगर हम थोड़ा स्वाध्याय, ध्यान और सज्जन सांगत्य जोड़ लें तो कंपोजिशन हमारा भी चेंज हो जाएगा और हम भी कोयले से हीरे बन जाएंगे और हमें अपने जीवन का सुंदर मैनेजमेंट करना आ जाएगा। हम सब हीरे ही हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो डस्ट जम गई है, जो धूल जम गई है, वो हमने ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके उतारनी है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था सेल्फ मैनेजमेंट। सब लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी था। पूरे जसी मैम की सेशंस का निचोड़ था। मैम क्योंकि हर दिन ऐसा होता है कि सब समझ तो सब लिया हमने, थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकली कहाँ। जैसे मान लो कि अभी मैं घर से निकली, मुझे पता है दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, मैं घर से निकली और मुझे ये नॉर्मली है कि ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक जब मुझे मिला या किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, हल्का सा छू गया, या कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और वो रास्ता नहीं दे रहा, जो कि आम शहरों में होता है कि मैं क्यों हटूं तुम हटो, तुम क्यों हट, मैं क्यों हटूं तुम हटो, आमने सामने खड़े हो जाते हैं, या किसी के दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी कर दी लाकर, शहरों में ये बहुत चीजें होती हैं। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, हम उस समय भूल जाते हैं कि वो ध्यान, वो वर्ड्स, थॉट, पावर सब गायब हो जाता है उस समय हम अपने वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, वो चोला ऊपर का उतर जाता है। तो वो हमें ये छोटी छोटी, सब्जी वाले के साथ हम कैसे करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें सीखने में मदद करती हैं ताकि हम हर जगह एक समान रहें। तो ये परिस्थितियां हमें असली चेहरा दिखाती हैं आकर कि क्या हम वास्तव में अंदर से बदले हैं या रंग रोगन करके, पेंट करके बैठे हैं। तो वो एक झटके से वो क्या कहते हैं, वो जो प्लास्टर होता है वो निकल जाता है, तो पीछे स्क्रैच होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम अगर अवेयर हों, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि मैं अपने भतीजे को बोल रही थी कि ये पत्री जी के लिए आ रहा था ना कि आप वीडियो शूट करके भेजो, सभी को आ रहा था, तो मुझे बार बार मैडम ने फोन किया, यार भेज दे, क्यों नहीं भेज रही। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूं, मैं अकेली, तो बोला दोनों भतीजे हैं, बोल दे। तो मैंने अपने छोटे भतीजे को बोला बुआ रात को करूंगा। चलो ठीक है, मैं चुपचाप रही। रात को मैंने बोला सुबह करूंगा। सुबह मैंने बोला कि तूने पूरा दिन किया नहीं है, नहीं मैं आज रात को करूंगा। तो मैंने बोला मुझे अभी आज ही चाहिए, आज के बाद मुझे नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रात को करूंगा। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि जब जरूरत हो तब हेल्प करनी चाहिए। यहाँ तक आई मेरे अंदर जो विचार था कि अपनी बारी में तो काम करवा लेता है
अब जब मुझे जरूरत है तो वो बात अंदर की अंदर ही रह गई और मैंने हंसना शुरू कर दिया। आप अवेयर होते हो तो आप अपने थॉट को जैसे वो अंदर उठता है पकड़ लेते हो, जैसे गर्दन दबोच ली आपने उसकी, वो अंदर में आवाज आई मेरे कि अपनी बारी में तो फटाफट से काम करवा लेता है और अब मुझे चाहिए, तो मैंने उसको वहीं पर खत्म कर दिया और मुझे बहुत हंसी आई। तो ये जो छोटी छोटी दिन भर में चीजें होती है ना, ये हमें खुद को जानने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, वो मुझे पता चला कि मैं अगर उसके लिए कुछ कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रही हूँ कि जब मैं बोलूं तो वो भी मेरे लिए करे। तो वो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, उसमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो वो सेल्फ मैनेजमेंट उसी से आता है। बिल्कुल, सेल्फ मैनेज तो पूरा मतलब 365 डेज करना है अपने को तो। हाँ, 365 डेज नहीं, हर दिन में कितनी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जितना अवेयर रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे उतना आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अभी इतना हो गया कि मैं मुंह से नहीं बोली, मैंने उस बात को अंदर ही पकड़ लिया, उसका गला दबा दिया कि नहीं ये नहीं करना है मुझे। नहीं, अवेयरनेस तो बढ़ती है मैम, और जितना अपन अभी सेशन सुन रहे हैं ना, उसके बाद तो और अवेयरनेस बढ़ती है। यस। मतलब दूसरा अपने को नहीं बता रहा है गलतियां, अपन अपनी खुद की गलतियां पकड़ रहे हैं, अरे यहाँ फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन गलत कर रहे हैं। और हंसी आती है अभी भी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा सेशन, अच्छे से मैनेज करिए अपने आप को, हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहुंच चुके हैं वहां पर। नहीं नहीं, ये तो सब भी चलता ही रहेगा, कभी कुछ सामने आता ही रहेगा। तो जिनको भी मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ बोलना है, हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने को। हो गया आंटी। हाँ, वीडियो ऑन करो। यस कर रहे हैं आंटी। जैसी मैम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मंडे को मेरा हो नहीं पाता, इसलिए हम आपका सेशन पूरा देख नहीं पाते। स्टार्टिंग का कुछ कुछ देखे थे, तो हमको बहुत मन करता है कि आपसे कुछ शेयर करें। अभी जो आपने वो स्ट्रेस वाला बताया ना, वो बहुत अच्छा लगा। कि मेरी भी आदत है, थोड़ा सा कुछ होता है ना तो उसको लेके ओवर थिंकिंग करना, फिर मम्मी से शेयर करना। लेकिन अभी क्या, जब से सेशन सुन रहे हैं ना, तो तब से मम्मी को नहीं बताते, कम ही बताते, क्योंकि अभी तो लगता है अगर हम उनको बोल रहे हैं तो अपनी नेगेटिव एनर्जी हम उनको थ्रो कर रहे हैं। अगर हमको स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन करना चाहिए और स्ट्रेस को वहीं मतलब खत्म कर देना चाहिए। यस। और उसका सोल्यूशन शायद वहीं से ही मिलेगा। हाँ, यहीं से मिलेगा। हाँ, जो स्ट्रेस वाला आप बताए वो बहुत अच्छा लगा हमको। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ होगा तो उसको जरूर याद करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। एक्सेसिव टॉकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, और दोनों क्रॉस। यस मैम, आपका सेशन इसलिए बहुत अच्छा लगता है, जो छोटी छोटी चीज हम लोग यूजुअल लाइफ में देखते हैं और हम वो समझते नहीं है, वो आप इतने अच्छे से समझाते हैं ना, तब स्ट्राइक करता है, अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ये हमको क्यों नहीं समझ में आया। हाँ, वो आपके सेशन में वो छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि अच्छा, ये इतनी सिंपल सी बात हम नहीं समझ सकते, ये हमको मैम को सिखाना पड़ रहा है, ये हम क्यों नहीं। अरे ऐसा ही सीखते हैं सब, ये कहीं हमारी पढ़ाई लिखाई में ये चीजें है ही नहीं ना, कहीं से सुनी ही नहीं है। आज अगर हम 50 साल में आके ये सब सीख रहे हैं तो हमें लगता है कि दूसरे अगर थोड़ा जल्दी सीख जाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। इनफैक्ट अब इतना 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 कुछ समझ में आ रहा है कि अपने घर में अपने बड़ों को भी बोलते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और नीता मैम इतनी सारी मूवीज भेजती है ना, जबरदस्ती बैठ के दिखाते हैं। यस, और हमारे जीवन में अगर हम देखें ना, रिव्यू करें, हर एक दिन का ही रिव्यू कर लेना बैठकर रात को, तो हम देखेंगे कि हम अपने बारे में और अपनों के बारे में
जिनसे हम बहुत प्यार, उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा गलत सोचते हैं। यस, ये सही है। तो हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में प्रेम रहे, हम आपस में मिलजुल कर रहें, लेकिन हम घर में एनर्जी क्या जनरेट कर रहे हैं? अगर हर टाइम हम सोचें तो हम नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम सारा दिन नेगेटिव सोचकर नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, मान लो घर में होता है जैसे खाना बनाना है, आप थके हुए हो, आपको बच्चे ने आके कहा मुझे ये जो आपने बनाया वो नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। अब आपको पता है बच्चा जिद करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज बनाते हैं, हमारा ही खाने का मन नहीं करता, कुछ और खाने का मन करता है, लेकिन हम बच्चे के लिए वैसा नहीं सोचते। तो हम उसको खाना बनाकर भी देंगे, तो साथ में 4 बातें भी सुनाएंगे, और उस जो एनर्जी जनरेट करेंगे वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो वो उस खाने का बच्चे को क्या असर होगा? और जब बच्चे को हम नेगेटिव एनर्जी से फीड कर रहे हैं, तो वापस भी तो वही मिलेगी। लेकिन अगर हम बच्चों को सही मायने में सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो हमें उनके आसपास पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है सबसे पहले, तब उनके ऊपर असर होगा। तो अगर हम अपना ही रिव्यू करें तो हम ही बहुत अंदर ही अंदर क्या क्या कर रहे हैं ना, हम देख ही नहीं रहे, जो देखकर बदलना बहुत जरूरी है हमें। इसीलिए मैम हमको छोटी छोटी बातें, इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट सबसे पहले हमें आना चाहिए। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता आंटी, थैंक यू। और कोई, और किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो? लोग कहते हैं कि हमें ना एंगर मैनेजमेंट नहीं आता। एंगर कैसे मैनेज करना है? लेकिन हम बहुत स्मार्ट हैं, हम चालू भी बहुत हैं, हमें सब कुछ आता है, लेकिन जहां हमारा बस चल जाता है ना, वहां हम चला लेते हैं, और जहां हमारा बस नहीं चलता ना, वहां हम सब ब्यूटीफुली मैनेज कर लेते हैं। हम मान लो मैं ही मान लो जॉब करती हूँ और मुझे बॉस ने बहुत डांटा और मुझे बहुत ही गुस्सा आया, क्या मैं उसको 2-3 थप्पड़ लगा दूंगी गुस्से में? नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी जॉब चली जाएगी। मैनेजमेंट आ जाएगा मुझे उस टाइम करना, चुपचाप से मैनेज करूंगी, और उसी माइंडसेट में मैं घर आऊंगी, और मुझे घर में किसी ने कुछ कह दिया तो मैं ताड़ ताड़ शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि वहां मेरा बस चल जाएगा। तो हम जहां हमारा बस चलता है वहां हम चला लेते हैं, और जहां नहीं चलता है वहां ब्यूटीफुली मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है या मैनेज नहीं किया तो ऐसा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एंगर मैनेज मदर्स लोग ज्यादातर बच्चों पे करती हैं, बच्चों पे करते हैं, लेकिन वही एंगर जो है हम बड़ों के साथ में चुपचाप से सहन कर लेते हैं, और अगर नहीं सहन करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, हम ये जानते हैं। घर किस लिए बिगड़ जाते हैं? इसीलिए बिगड़ जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा अवेयरनेस को ऐड कर लेना, थोड़ा सा अपना फोकस जो है उसको एडजस्ट कर लें। अभी क्या होता है, आपने कैमरे से पिक्चर लेते हैं ना, तो अगर वो उसका फोकस एडजस्ट नहीं होता तो सब कुछ ब्लर नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे उसको एडजस्ट करते हैं और फोकस उसका सही होता है तो सही आ जाता है। तो ऐसे ही हर दिन हम अवेयरनेस का जो हमारा फोकस है उसको अगर एडजस्ट करते रहें तो हम ब्यूटीफुली हर चीज मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, और किसी को कुछ पूछना? हो गया, सबका मैनेज हो गया। हाँ प्रज्ञा जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सेशन, और ये मैं दोबारा फिर से अकेले में बैठ के सुनूंगी और इसके नोट्स फिर से बनाऊंगी। अभी बनाए हैं मैंने, बट कुछ कुछ रह गया तो मुझे पूरा फिर से सुनना है। तो नीता जी अगर शेयर करेंगी तो मैं उससे दोबारा पाऊंगी, और फिर शायद मैं जो अपने क्लासेस लूंगी तो उसमें शेयर करूंगी कि जिस मैडम से मैंने सुना, और वही मैं आपके सामने कोशिश कर रही हूँ बताने की, जितना बता पाऊंगी। बाकी बोलेंगे। और एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जैसे आपने अभी बताया ना कि मेरा भी आज का ही है। कल हम सामान लेकर के आए थे, पेपर्स वगैरह था, जैसे फॉइल पेपर टाइप कुछ कुछ, वैसे शॉप पर गए, उस तरह की चीजें हम सारी ले रहे थे। हमारे 2000 के करीब 2400 का बिल बना था।
जो मुझे एक बच्चा सामान दे रहा था, वो पता नहीं ऐसा खुशी के मारे सामान डालता जा रहा था मेरे बैग में, और 2400 का बिल बना, और उसने उसमें 2 जैसे एक नाइफ और 2 स्कॉच ब्राइट के ब्रश से ऐसे डाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री, और एक बैग भी दिया कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बोला नहीं मेरे पास बैग है, तुम रहने दो। कहते ये कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। जब इसे वो 2 चीज डाली तो उसने उसके पैसे नहीं लगाए, कहता आप ले जाओ, मालिक को मत बताना। मैंने कहा क्यों, मैं तो पैसा तो उनको ही दूंगी ना। कह रही आप मुझे दे दो, वो देखते थोड़ी हैं। मैंने कहा नहीं तुम मुझे ऐसे मत दो, जो तुम 20%, मैंने सुना है कोई बोल रहा था तुम्हारा एक और बंदा कि 20% डिस्काउंट होता है, तुम मुझे उसमें दे दो, वो 20% डिस्काउंट दो तुम मुझे। तो उसने लमशम करके ले लिए मेरे से 2000। मैं आ गई। अब मैं बड़ी बेचैन, उन दोनों किसी मेरे से पैसे नहीं लिए इसने। सुबह हस्बैंड को बोला क्योंकि मेरा तो मेडिटेशन खराब हो जाएगा, मुझे तो फिर एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मुझे पता है गलत है, मेरी आत्मा से एकदम आज से नहीं पहले से आती थी ये तो आवाज। तो मैंने हस्बैंड को सुबह बोला। अब मेरे हस्बैंड ना बहुत शांति प्रिय है, बहुत शांति प्रिय है, बहुत ही न्याय वाले बंदे हैं। तो लेकिन किसी से बात भी नहीं करेंगे कि बात बढ़े, वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं करना आता उनको, काम हो जाते हैं एकदम शांत। तो मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं उस शॉप पे फिर जाऊं, कोई और सामान खरीदूंगी, प्लस बोल दूंगी ये कल 2 आइटम रह गए, मुझे पता नहीं किस लड़के ने दिए थे, उस बच्चे का नाम नहीं लूंगी, कभी वो उसको डांटे ना। तो आप ये भी ले लो, प्लस मुझे एक अब सोचती गई रास्ते में क्या लो, तो मुझे पोछा याद आ गया, पोछा तो लिया जा सकता है, पोछा ले लूंगी। इसी बारे अपने ड्राइवर को बोला तो उधर गाड़ी मोड़, मुझे उधर जाना है, 10 मिनट का काम है मुझे। उस शॉप पे गई और बच्चा मुझे दूर से देख रहा है, तो मैं उसको यूं कर रही कि मतलब मेरे सामने मत आ तू। उससे मैं नहीं बोल रही उसको, ताकि ये डांट ना खा जाएगा भी उससे, वो पूछ ना ले कि तुमने बिना देखे कैसे सामान दे दिया, मेरा नुकसान हो गया। और वो बच्चा बिल्कुल समझ नहीं रहा, वो पता नहीं फिर मेरे पीछे जैसे कोई भक्त होता है ना, मेरे पीछे फर्स्ट टाइम ही मिला था मुझे वहां वो। खैर मैंने कहा, मैंने बिना उस तरफ देखे हुए, आज मालिक बैठा हुआ था, मैंने कहा बोला कल मैं सामान ले गई थी, मेरा उसमें ये 2 आइटम बिना पैसों के चला गया है। वैसे मैंने नहीं बोला कॉम्प्लीमेंट्री उस बच्चे ने डाल दिया, उसका कोई हक नहीं, वो सर्वेंट है वहां पर ऐसे डालने का, ऐसे तो मालिक तो लुटिया डूब जाएगी उसकी, तो नुकसान हो जाएगा ना उसका। तो मैंने कहा ये 2 रह गई, तो मुझे अभी पोछा चाहिए, आप इसके पैसे लगा लो, प्लस मुझे पोछा दे दो। फिर वही बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, अपना पोछा ला के दे दिया। मैंने कहा कितने पैसे हुए, टोटल 80 रुपीज लिए, और मैं घर आ गई। अब मैं इतनी कूल हूं ना, उससे ज्यादा का सामान नहीं था वो, लेकिन मैं इतनी कूल हूँ कि मैं इसके लिए अपना मेडिटेशन कहूंगी। जब मैं 2000 पे कर सकती तो और नहीं कर सकती क्या पे। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, तो मैंने कहा शेयर करूंगी आपकी। और अच्छा अपनी चीज बाहर कमी बाहर आती है ना, तो आप और ज्यादा अच्छा फील करते हो, स्ट्रेंथ मुझे लगती है ना। देखिए जान के नहीं चाह रही थी, ऐसा हो गया, और कुछ लालच भी रहा होगा जो मैं उस समय नहीं बोल पाई। क्यों नहीं बोला, उस हस्बैंड ने बोला तुमने उस समय क्यों नहीं बोला। हस्बैंड ने बोला मुझे, मैंने कहा वो हो गया ना, अब मुझे जो करना है, मुझे नींद नहीं आएगी रात को, ना रात को आई ना अब आएगी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, कहते तुम किसी मंदिर में डाल रहा हो, किसी गरीब को दे दो। मैंने कहा अच्छा ओके जी, मैं समझ गई ये बहस वाले कर बंदे नहीं है मेरे पति। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। वो गए, ड्राइवर आया था, मुझे 2-3 काम थे, मैंने कहा उधर ले जाओ, कराई। अब शाम को आएंगे, अब बताऊंगी। अब मेरी छाती चौड़ी हो गई, मैं वो काम कराई हूँ। क्योंकि मैं अगर कहीं और भी देती ना, तो एकदम मन में आया कि लोग गलत काम करते हैं, लाखों रुपए का नुकसान वो करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, फिर जाके हरिद्वार में कहीं भी जाके दान कराते हैं, तो इक्वल तो होता नहीं। मेरा वो दाल नगले वाला नहीं है, चाहे मंदिर में दूं या किसी गरीब को दूं, वो उसी जगह लेके कर्मा बैलेंस होगा जहां से मैंने लिया है। ये मेरे मन में आया, तो मैं उधर ही करके, आप कहीं भी कराते रहो, मेरे से मुझे कोई फर्क नहीं। ठीक है ना। थैंक यू जी, थैंक यू। छोटी छोटी चीजों में ना पता नहीं क्या हो जाता है, उस समय एकदम से समझ नहीं आती है, और फिर बाद में हम उसको ठीक करने जाते हैं। नहीं वो बच्चा तो, पता नहीं कैसे करे जा रहा था, ऐसे करती नहीं हूँ मैं कभी, पता नहीं। अरे आप मुझे दो करके मैं बताता हूँ हिसाब ना, लिखा उसने ना कुछ कैलकुलेटर पूरा काउंट करा, 2400 समथिंग, और लेने के समय उसने 2000 लिए। इतना ज्यादा कैसे। फिर मैंने हस्बैंड से रास्ते में पूछा 20% माइनस करो तो कितना बना, हम उसका नुकसान तो नहीं करके आए। कहते नहीं, अगर 20% माइनस करेगा तो लगभग वो बढ़ जाता। मैं ठीक है अच्छा चलो, वहां पे सेटिस्फेक्शन में जवाब मिल गया तो मैं आ गई। लेकिन फिर मुझे जब सुबह सामान निकाला ना, फिर मुझे कुछ हुआ ना, रात से होने लग गया था ये गड़बड़ हुआ है कुछ। एक अपने हाथ से देता ना तो और बात थी कि जी हमें इधर से तो देखो वो तो है ही, जहाँ पे झोल होता है वो तो पता लग जाता है, तुरंत पता चलता, आवाज आती है अंदर से, अंतरात्मा आपको बैठने नहीं देगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें जो हैं वो सामने आने से हमें पता चल जाता है। अब आगे से कभी करूंगी ना, उसी समय एक्शन लूंगी ना। कभी ऐसा हुआ था क्योंकि उस बच्चे को भी लेसन मिल गया कि मुझे लाइफ में किसी के साथ ऐसे नहीं करना है, दोबारा भी कोई आ सकता है। नहीं तो वो आगे भी ऐसा करता। लोगों को तो अपना बना रहा है, तो मालिक का धोखा कर रहा है कि वो तो बहुत कमा रहा है जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हें उससे क्या लेना देना है, कमा रहा है तो कमाने दो। भाई हमारे ऑफिस में भी बनते हैं, वो हमारे साथ भी तो ऐसे करेंगे ना। यस यस, वो तो चक्कर चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा, है ना।
थैंक यू जी, थैंक यू फॉर What time शेयरिंग। with you? थैंक यू फॉर शेयरिंग। Thank you. थैंक यू। ज्योति जी आप कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट करिए अपने को। अनम्यूट करिए। हाँ नहीं, हाँ हो गया। मैं वही, इन्होंने जो कहा बहुत अच्छा कहा। ऐसा हम लोग के साथ, सभी के साथ होता है। एक पल के लिए हम सब चुप रह जाते हैं, फिर रियलाइज होता है कि नहीं, हमने जो किया कुछ गड़बड़ हुआ। ये बहुत अच्छी शेयरिंग करी आपने प्रज्ञा जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you. हाँ शोभा बनर्जी, अनम्यूट करिए शोभा जी। नमस्कार मैडम। जैसी मैडम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, मैडम, नमस्कार। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं एक दिन बाजार गई और मैंने सब्जी वाले को आलू लिया और प्याज लिया और उसको मैंने 500 रुपए का नोट दिया और 200 रुपए का नोट दिया और उसने मेरे को 400 रुपए वापस कर दिए। मैं मैडम किस ध्यान में थी, मैं उसको लेके पर्स में रख दी। जब मैं शाम को आई तो मैंने बोला ये पैसे कैसे बढ़ रहे हैं। फिर मेरे को ध्यान आया, मैं उसके पास अगले दिन लौट के गई। मैंने कहा भैया आपने मेरे को पैसे ज्यादा दे दिए। बोले नहीं, आपने 500 का नोट दिया था। मैंने कहा नहीं, मैंने 200 का नोट दिया था। कहता ऐसे बहुत कम लोग आते हैं पैसा देने वाले। और तब से मैडम को मेरे को इतना रीजनेबल रेट देने लग गया, बिल्कुल नहीं ठगता। और पहले वो हर चीज महंगी देता था, आजकल वो जब से मैंने उसके पैसे वापस किए कि मैडम आप जो है आप ये इतना मतलब जैसे अदरक 40 रुपए पाव रहेगा, आप 30 रुपए ले जाओ। हाँ, ऐसा देखो आपका तो फायदा ही हुआ ना। हाँ मैडम, मैं बोला मेरे को जब से ध्यान में आने मैडम, ऐसा कभी आज तक ऐसा किसी के साथ धोखा नहीं किया, पर जैसे कोई गलती से कभी हो जाता था, अरे कौन जाएगा यार लौट के। हाँ। तो जब से ध्यान में आ गए ना, तब से लगता कि कर्मा खराब नहीं करना, खराब नहीं करना है। क्योंकि आपने बताया ना कि अपन कम बैगेज लेके आते हैं और ज्यादा लौटा के ले जाते ज्यादा हैं, लौटा के ले जाते हैं और फिर आना पड़ता है। तो मैं हाँ। सोचती मेरे से कोई गलती ना हो। ऐसे ही कोई जल्दी अभी ये धोबी ज्यादा पैसा दे गया, मैंने तुमको तो मैंने इतना दिया, तुमने ये ज्यादा कैसे दिया। कहता 12 रुपए ज्यादा हो गया, फिर कहा वापस ले। आजकल बहुत ध्यान रखती हूँ। सही दूसरा बात है। झूठ में, हाँ दूसरा आपने जो चेंज वाला बताया, जैसे किसी ने बोला इतने रुपए हुए, अपने बोला भाई मेरे पास तो चेंज नहीं है, अच्छा बाद में रहने दो। नहीं नहीं भैया मैं देखती हूँ। पहले चेंज होती भी थी, कौन हाथ पर्स में डालेगा, कौन ढूंढेगा, कोई कागज ना गिर जाए, कोई कार्ड ना गिर जाए, मतलब दिमाग में ये चीज रहती है। पर अब ना मैडम चिल्लर पहले ही निकाल लेती हैं, कॉइन बैग बना लिया। जैसे किसी ने कहा कि भाई आप बाद में दे देना, आप तो आते रहते। नहीं नहीं भैया तुम अपना पैसा ले लो, मेरे पास चिल्लर है। मतलब आपकी दो बातें हम लोग को इतनी याद आती है कि आप सामने नहीं भी रहती हो ना, तो भी आपकी पिक्चर दिखाई देती कि झूठ नहीं बोलूं। तो मैडम बहुत झूठ बोलती थी मैं तो, भैया चिल्लर नहीं है मेरे पास, आप ले लो, नहीं तो रहने दो। सामने वाला कहता था ले जाओ, फिर बाद में जब सेकंड टाइम जाते तो पैसा दे आते थे। परंतु ये झूठ बहुत बोलते थे कि कौन पर्स में हाथ डाले, तो आप नहीं डालते। तब से आपने सिखाया मैडम, तब से अलग ही पैसे रखते हैं। ये लो भैया। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम, बहुत बच्चे अच्छा। सुधर रहे हैं। सुधर गए हैं, माँ का लाडला सुधर गया। मैं ना जब दादी के पास रहती थी तो हमारा सत्संग का माहौल था जी। मुझे एक दिन याद आया, बचपन में मैं बहुत छोटी थी तो ध्यान मतलब पाठ पूजा करते टाइम में मुझे याद आया कि 4-5 सहेलियां थी जैसे, तो मैं सबसे छोटी थी। वो मुझे सिखा पढ़ा के एक शॉप में ले गए, हम जम्मू रहते थे, वहां पे एक ना पर्स टंगा रहता था जो कश्मीरी होता है ना, फर वाला छोटा सा पर्स टंगा रहता था। तो मुझे घर से सिखा के ले गई कि हम शॉपकीपर को बातों लगाएंगे और तुम वो पर्स लेके घर आ जाना। तो मैं तो समझ तो थी नहीं, छोटी थी। तो उन्होंने वो 5-6 थी, उन्होंने जाकर ये दिखाओ वो दिखाओ, शॉप के अंदर जाकर बोला और मैं बाहर से पर्स लेके घर आ गई जी। और मैंने समझा कि वो पर्स मेरा है, तो आके उन्होंने मुझसे छीन लिया कि ये तो पर्स हमारा है, क्योंकि हमने स्कीम बनाई थी। तो बात आई गई हो गई, खत्म हो गई। तो जब मैं बैठी हुई थी एक दिन सत्संग में, तो वो मुझे इंसिडेंस याद आ गया। अब मुझे इतनी बेचैनी हुई, मैंने अपनी दादी को बताया कि चोरी तो मैंने की है ना,
चाहे किसी के कहने से की है, तो वो पर्स मेरे सामने से नहीं हट रहा है कि मैंने चोरी की है। तो दादी ने मुझे कहा कि अब तू, मैंने कहा मुझे कोई हल बताओ, क्योंकि वो तो थर्ड आई मास्टर थी, तो उन्होंने कहा कि अब तू एक पर्स लाकर किसी गरीब को दे दे। तो मैं पर्स लेकर आई, तो मैंने बोला गरीब को कहाँ ढूंढना है, तो मैंने अपनी काम वाली को ही दे दिया कि ये ले तू इसमें पैसे डाल लिया कर। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम ध्यान में नहीं आते हैं तब हमें पता नहीं चलता। वो कर्मा तो है, कर्मा तो इकट्ठा हो रहा है, पर हमें समझ नहीं आती है। लेकिन जब ध्यान में आ जाते हैं तो फिर हमें समझ आती है ना, तो हमें लगता है पीछे का तो निपटाना, आगे तो और तो मत इकट्ठा करें। तो फिर हम वो इकट्ठा नहीं करना शुरू करते। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ध्यान रखने से हम इनसे बच सकते हैं। बहुत सही बताया। थैंक यू जस्सी मैडम। थैंक यू। आप नहीं, मंडे का इंतजार रहेगा। बहुत अच्छी बातें बताती हैं। मैंने भी बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत बचपन में चोरियां वोरियां बहुत की हैं मैडम, अकल नहीं थी। बहुत चोरियां। मैं क्या करती थी, हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब का दादी ने रखा हुआ था, तो सब लोग जाके मत्था टेकते हैं ना। पैसे उस टाइम तो 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे होते थे, आज से इतने पैसे। तो घर में, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा हमें पैसे नहीं देते थे, जैसे स्कूल जाना है तो खर्च, तब तो 5 पैसे भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो नहीं देते थे। तो मैं क्या करती थी, मत्था टेकने जाती थी, और वहां पर जो 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे जो भी मुझे मिलते थे, इतना दिमाग था कि मैं हाथ जोड़ के बोलती थी, आप ही तो सबको देते हो, मुझे कोई नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपसे लेके जा रही हूँ। ऐसा बोल के मैं रोज वहां से 5 पैसे 2 पैसे 1 पैसा लेके चली जाती थी। और स्कूल में जाकर वो जो चूरन नहीं होता था, बचपन में मिलता था, खट्टा मीठा चूरन, बेर की गुठली का, हाँ चूरन मिलता था, तो वो चूरन खाती थी। तो मेरे जो चाचा चाची के बच्चे थे, वो देखते थे कि मैं रोज ही कुछ तो खाती हूँ। तो उन्होंने आके घर में बहुत एक दिन हंगामा किया कि ये तो रोज पैसे लेके जाती है, खाती है, आप हमें नहीं देते हो। तो सब मीटिंग बैठ गई, सब बच्चों को बुलाया गया, तो मम्मी पापा कह रहे हम तो पैसे देते नहीं, तो ये पैसे कहाँ से लाती है। तो करते करते दादी तक पूरा मसला पहुंच गया, और दादी तो थर्ड आई मास्टर थी। तो दादी ने बोला कि इसने चोरी की है, तो कहाँ से चुराए हैं पैसे, बता, नहीं तो मैं बताऊं तेरे को। तो मैं डर गई, तो मैंने बताया कि मैंने यहाँ से रोज पैसे ले जाती हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद में पूछा कितने पैसे, तो पता नहीं मैंने कितने बताए होंगे। तो मैंने वो पैसे मम्मी पापा ने दिए, मत्था टेक दिया। लेकिन वो जो मैंने चोरी की थी बचपन में, समझ नहीं थी तो भी, तो जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो मेरे पूरे जो हाथ थे, बाजू यहाँ तक, कोहनी तक पूरा एलर्जी हो जाता था। इतना सीवियर एलर्जी हो जाता था कि मैं अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाती थी। पानी बहने लग जाता था, इतने फूल जाते थे, दाने निकल जाते थे। कोई मैं मेटल की चीज नहीं पहन सकती थी। तो फिर धीरे धीरे ये पता चला कि वो जो कर्म मैंने किया था, वो जो चोरी की थी गुरु ग्रंथ साहब के आगे से पैसे उठा के, उस कर्म की ये सजा है। फिर जब मैं 7th 8th में आई, हर साल जब भी वेदर चेंज होता था, साल में 2 बार मुझे ये परेशानी होती थी, और वो 1-2 महीने रहती थी, जब तक मौसम नहीं सही से बदलता था। तो फिर जो हमारे गुरु थे, उन्होंने हमें बताया कि इसने जो चोरी की है उसकी वजह से ये होता है। तो फिर उन्होंने जितने पैसे मुझे बोले, मैंने वहां जाके मत्था टेके, और फिर उसके बाद में मेरे हाथ ठीक हो गए। तो कई बार वो जो कर्म करते हैं अनजाने में भी, वो उसी जन्म में सामने आ जाते हैं, और कई बार वो आगे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जितना अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, उतना फायदा होगा। और शेयर करने से हमारे मन का बोझ भी हल्का हो जाता है कि हमने वो सच्चाई को स्वीकार किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। तो इसलिए शेयरिंग भी जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो आप ये मत देखो जस्सी मैडम बहुत समझा रही है, बहुत गलत काम किए हैं जस्सी मैडम ने। जितने बड़े पापी होते हैं उतने बड़े संत होते हैं। हाँ, अब वो कंट्रास्ट चलता है बहुत। ठीक है ना मैडम, कुछ नहीं होता, सभी ने बचपन में गलतियां की थी, तब ऐसे ही सीखते हैं ना, ऐसे ही पता चलता है ना। अब अबोध थे उस समय, बहुत ज्ञान। अबोध उस समय भी मैं हाथ जोड़ के बोलती थी, आप ही सबको देते हो। अकल तो बहुत लगाती थी। तो इसलिए तो अभी बहुत बहुत सर का आभार हम व्यक्त करते हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाया कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के हिसाब से कैसे जीना चाहिए। पानी चालू करें। तो इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया, हमें आध्यात्मिक नियम सिखाए,
सोल साइंस के बारे में बताया कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, ताकि हम जागरूक होकर अपने जीवन को सही मायने में जी सकें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। फ्रेंड्स, अब भी बैंगलोर से आ गया है व्हाट्सएप मेरे पास, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। पत्री सर का बर्थडे सुबह 11 बजे से, मैं कह रही थी ना मैम, हाँ। यही पिरामिड वैली में से सुबह 11 से लेके रात के 8 बजे तक के प्रोग्राम है। वाओ। तो 25 सर के बर्थडे के दिन जो 4 बजे हमारी मीटिंग होएगी, तभी से मैं लाइव करना शुरू कर दूंगी वहां से डायरेक्ट, है ना? हाँ। वैसा वाला। तो सवेरे 11 बजे से जुड़ जाइएगा, 8 बजे तक के है ये। तो चलिए, थैंक यू मैम। जसी मैम, अगले वाला 17 नवंबर को अब अगली बार मिलेंगे आपसे। आप अभी से लिख दीजिएगा, ट्यूसडे 17 नवंबर ध्यान छत्तीसगढ़। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। थैंक यू।